गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए नया है, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे, इसके मीनिंग को जानेंगे। अपठित का मतलब है जमा पठित, अर्थात जो पढ़ा ना हो। गद्यांश का मतलब है गद्य जमा अंश। गद्य का अर्थ है आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ और अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। तो गद्यांश का अर्थ हुआ कि आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कोई भी रचना का भाग या हिस्सा। अपठित गद्यांश की परिभाषा ये हुई कि जो गद्यांश निर्धारित पाठ्य पुस्तक में पढ़ा ना हो, उन्हें अपठित गद्यांश कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने अपठित गद्यांश में करना क्या होता है। अगर मैं साधारण रूप से आपको समझाऊं तो जब भी हम पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के बाद जब भी कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाते हो अगर आपने उस पाठ को अच्छे से पढ़ा हो और समझा हो। इसी तरह आम बोलचाल की रचना का भाग आपको दिया जाएगा। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपने देना है। और यहाँ पर कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं वो बातें ये हैं। दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। नंबर 2 है, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उनको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। आगे है, गद्यांश में ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। संक्षिप्त मीन्स छोटे और सटीक मतलब रेविलेंट होने चाहिए। भाषा सरल और वाक्य छोटे बनाएं। भाषा को सरल रखें और वाक्य छोटे बनाने हैं। प्रश्नों के उत्तर वाक्य के रूप में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर आपने 1 या 2 शब्दों में नहीं देना, वाक्यों में देना है। ठीक है। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दें। अब व्याकरण मीन्स ग्रामर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में देने हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे वो जरूरी नहीं कि उसका उत्तर आपको गद्यांश में से मिले। यहाँ पर आपके व्याकरण का ज्ञान परखा जाता है। तो आज हम एक गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। इसे हम अब पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश। एक बगीचे में तरह तरह के फूल थे, सभी सुंदर और मनमोहक थे। गुलाब बोला, मैं फूलों का राजा हूँ, लोग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, मेरी सुगंध का तो कोई जवाब नहीं। गुलाब का घमंड मोगरे को अच्छा नहीं लगा। वह बोला, इतना मत इतराओ, मेरी सुंदरता सुगंध तुमसे कम नहीं। मेरी माला और फूल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, वर वधू भी एक दूसरे को मेरी ही माला पहनाते हैं। उनकी बातें सुनकर तालाब में खिला कमल मुस्कुरा कर बोला, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ, मेरी गंध और सुंदरता ने तो मुझे लक्ष्मी जी का प्रिय बना दिया है। अपने देश भारत का मैं राष्ट्रीय फूल हूँ। तभी एक तितली वहाँ आई, एक एक करके हर फूल के पास जाकर उसे प्यार किया और बोली, तुम सब सुंदर हो, कोई किसी से कम नहीं। तो बच्चों, ये अपठित गद्यांश था। तो अब हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। उत्तर के लिए अब हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गुलाब अपने को फूलों का राजा क्यों कह रहा था। अब हमने जो उत्तर ढूंढना है तो हम दोबारा गद्यांश को पढ़ेंगे। एक बगीचे में तरह तरह के फूल थे, सभी सुंदर और मनमोहक थे। गुलाब बोला, मैं फूलों का राजा हूँ, लोग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, मेरी सुगंध का तो जवाब नहीं।
जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन किया है उन लाइनों में मुझे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन मैं इन पंक्तियों को ऐसे ही उठाकर नहीं लिख सकती। मुझे प्रश्न को दोबारा पढ़कर समझना होगा कि उत्तर कैसे लिखा जाए। तो प्रश्न पहले है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। गुलाब अपने फूलों का अपने को फूलों का राजा क्यों कह रहा था? इसका उत्तर है, गुलाब अपने को फूलों का राजा इसलिए कह रहा था कि उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि मैंने प्रश्न के हिसाब से उत्तर दिया है। गद्यांश वाली पंक्तियाँ उठाकर यहाँ नहीं लिखी। अब दूसरा प्रश्न है, मोगरे के फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अब हम गद्यांश में पहले उत्तर के बाद वाली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। गुलाब का घमंड मोगरे को अच्छा नहीं लगा। वह बोला, इतना मत इतराओ, मेरी सुंदरता और सुगंध तुमसे कम नहीं। मेरी माला और फूल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। वर वधू भी एक दूसरे को मेरी ही माला पहनाते हैं। अब जिन अक्षरों को मैंने हाईलाइट किया है और अंडरलाइन किया है उन लाइनों में मुझे अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो मैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखूंगी, देवताओं पर मोगरे के फूलों की माला चढ़ाई जाती है और वर वधू भी एक दूसरे को मोगरे के फूलों की माला पहनाते हैं। तो मेरा तीसरा प्रश्न है, कमल के फूल की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए मैं फिर गद्यांश को दूसरे उत्तर के बाद पढ़ना शुरू करूंगी। उनकी बातें सुनकर तालाब में खिला कमल मुस्कुरा कर बोला, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ? मेरी गंध और सुंदरता ने तो मुझे लक्ष्मी जी का प्रिय बना दिया है। अपने देश भारत का मैं राष्ट्रीय फूल हूँ। तो इसका उत्तर भी मैं प्रश्न के हिसाब से ही लिखूंगी। तो मैं लिखूंगी, कमल का फूल अपनी सुंदरता और गंध के कारण लक्ष्मी जी का प्रिय है और ये भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। इसके बाद जो सारे प्रश्न नीचे दिए गए हैं वे सारे आपकी व्याकरण से संबंधित हैं। आगे प्रश्न है कि वर शब्द का स्त्रीलिंग लिखें। यहाँ पर वर शब्द का प्रयोग हुआ था गद्यांश में। यहाँ पर वर का स्त्रीलिंग भी साथ ही में लिखा हुआ है। यहाँ छठी लाइन में देखो लिखा है, वर वधू भी एक दूसरे को मेरी ही माला पहनाते हैं। तो यहाँ वर के साथ जो वधू लिखा है वह वर का स्त्रीलिंग है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे वधू। इसके बाद हम लाभ शब्द का विलोम शब्द लिखेंगे। अब गद्यांश में लाभ शब्द दिया गया है लेकिन इसका विलोम शब्द नहीं दिया गया। यहाँ पर आपने अब व्याकरण का जो ज्ञान है उसका प्रयोग करना है और इसका उत्तर होगा हानि। अब मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आप गद्यांश को पढ़कर कैसे प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। अब मैं आपको एक गद्यांश प्रैक्टिस के लिए सेंड करूँगी। आप उसको भी एक बार करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही बेटा मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूँगी जिसमें महीनों के नाम लिखे हुए हैं। आप ये महीनों के नाम भी अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।